मुझे लगता है अक्सर हम सब ना एक अजीब सी स्थिति का सामना करते हैं। मतलब शाम के 6 बज रहे होते हैं, लैपटॉप बंद करने का टाइम हो गया है और अचानक से शरीर में एक भारीपन सा महसूस होता है। हाँ बिल्कुल। और वो कोई शारीरिक थकावट नहीं होती असल में। एग्जैक्टली। वो कोई थकान नहीं है, बल्कि एक गहरा मानसिक बोझ है। मतलब दिन भर ऐसा लगा जैसे कोई मैराथन दौड़ रहे हो। लगातार ईमेल्स का जवाब देना, एक मीटिंग से दूसरी मीटिंग में भागना, या छोटे छोटे सवालों को सुलझाना। हाँ, सांस लेने की भी फुर्सत नहीं मिलती पूरे दिन। सही बात है। लेकिन जब दिन के अंत में ये सवाल उठता है कि आज असल में क्या महत्वपूर्ण काम पूरा हुआ, तो जवाब मिलता है शून्य। शून्य, बिल्कुल। और यही आज की आधुनिक कार्यशैली की सबसे बड़ी और कड़वी सच्चाई है। हाँ, जो सबसे अहम प्रोजेक्ट था ना, जो काम करियर या जीवन में असली बदलाव ला सकता था, वो आज भी वहीं का वहीं अटका हुआ है। देखिए, हम ना अक्सर व्यस्त होने और उत्पादक या प्रोडक्टिव होने के बीच के अंतर को भूल जाते हैं। मतलब ऐसा लगता है कि अगर हाथ पैर लगातार चल रहे हैं तो इसका मतलब है कि हम तैर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। हाँ, वो एक इल्यूजन सा बन जाता है ना? बिल्कुल। लेकिन हकीकत में कई बार हम बस एक ही जगह पर खड़े होकर पानी छपछपा रहे होते हैं। कोई दिशा नहीं होती, कोई ठोस प्रगति नहीं होती। और यही भ्रम धीरे धीरे एक बहुत गहरे मानसिक तनाव में बदल जाता है। तो इसी समस्या को, इसी असंतोष को हम आज की इस गहन चर्चा में सुलझाने वाले हैं, जो कि बहुत जरूरी भी है आज के समय में। हाँ। तो आज हमारे पास जो स्रोत है वो ब्रायन ट्रेसी की बहुत ही विश्व प्रसिद्ध और प्रभावशाली किताब है ईट दैट फ्रॉग, यानी उस मेंढक को खाओ। और ये नाम है अपने आप में बहुत दिलचस्प है ना? तो आज हमारा मिशन सिर्फ ये सीखना नहीं है कि समय को कैसे मैनेज किया जाए, बल्कि टालम टोल के उस राक्षस को हराना है जो हमारी सबसे कीमती ऊर्जा को खा रहा है। बिल्कुल सही कहा। अलार्म सेट करने के बारे में होगा। हाँ, ज्यादातर टाइम मैनेजमेंट की किताबें इसी बारे में होती हैं। एग्जैक्टली। लेकिन स्रोत स्पष्ट रूप से कहता है कि समय को कोई मैनेज कर ही नहीं सकता। देखिए, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंतर है। समय तो एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है ना। मतलब दिन में 24 घंटे हर किसी के पास है। हाँ, वो तो फिक्स है। हाँ, तो हम समय को नहीं, बल्कि खुद को और अपने विकल्पों को प्रबंधित करते हैं। ये पूरा स्रोत इस बुनियादी सवाल पर टिका है कि ऊर्जा का निवेश कहाँ हो रहा है। मतलब ऊर्जा कहाँ जा रही, ये अहम है। बिल्कुल। क्या वो निवेश उन कामों में हो रहा है जो आपका भविष्य तय करते हैं, या सिर्फ उन कामों में जो करने में आसान और सुविधाजनक है। और इंसान का प्राकृतिक स्वभाव तो हमेशा आसान रास्ते की तरफ ही जाता है ना। हाँ, और यहीं से टालम टोल की शुरुआत होती है। और यहीं पर वो मशहूर मेंढक चर्चा में आता है। मुझे मार्क ट्वेन का वो प्रसिद्ध कथन हमेशा याद आता है, जिसमें उन्होंने कहा था कि अगर कोई व्यक्ति सुबह उठते ही सबसे पहले एक जिंदा मेंढक खा लेता है तो वो पूरे दिन इस संतोष के साथ जी सकता है कि दिन भर में उसके साथ इससे बुरा कुछ और नहीं होने वाला। हाँ, एग्जैक्टली। मतलब दिन का सबसे डरावना और बुरा हिस्सा सुबह ही खत्म हो गया। यहाँ जो बात सबसे हैरान करने वाली है वो ये है कि ये रूपक बहुत गहराई लिए हुए हैं। यहाँ मेंढक का अर्थ कोई असली जानवर नहीं है। हाँ, वो तो जाहिर है। बल्कि ये उस सबसे जरूरी, सबसे बड़े और सबसे कठिन काम का प्रतीक है जिसे करने से हमें अंदर से डर लगता है। वो काम जिसे हम लगातार कल पर टालते रहते हैं। बिल्कुल। ये वही काम है जो दिमाग के किसी कोने में लगातार एक अलार्म की तरह बजता रहता है, चाहे हम कोई और काम ही क्यों ना कर रहे हों। पर यहाँ एक सवाल उठता है और मुझे लगता है कि ये एक ऐसा बिंदु है जहाँ थोड़ी असहमति हो सकती है लोगों में। हाँ, बताइए क्या सवाल है। अक्सर ये माना जाता है और कई प्रोडक्टिविटी एक्सपर्ट्स भी कहते हैं कि दिन की शुरुआत हमेशा छोटे और आसान कामों से करनी चाहिए। हाँ, वार्म अप करने के लिए। हाँ, जैसे सुबह आकर डेस्क साफ कर ली, कुछ आसान ईमेल्स का रिप्लाई कर दिया। अर्थ ये होता है कि इससे काम करने की एक लय बन जाती है, एक मोमेंटम मिलता है। ये एक बहुत ही आम धारणा है। तो फिर सीधे सबसे डरावने मेंढक पर छलांग लगाना तो ऐसा है जैसे बिना वार्म अप के भारी वजन उठाना। क्या ये मनोवैज्ञानिक रूप से बहुत ज्यादा डरावना और थका देने वाला नहीं है? देखिए, ये दुविधा बहुत आम है और ज्यादातर लोग इसी भ्रम में आसान कामों से शुरुआत करते हैं, लेकिन मनोविज्ञान इसके बिल्कुल विपरीत काम करता है। अच्छा, वो कैसे? जब सबसे कठिन काम को टाला जाता है तो दिमाग उस काम को भूलता नहीं है,
दिमाग का एक हिस्सा लगातार उस मेंढक के बारे में सोच रहा होता है। मतलब वो टेंशन बनी रहती है। बिल्कुल। इसे एक स्मार्टफोन के बैकग्राउंड में चलने वाले भारी ऐप की तरह समझा जा सकता है। आप स्क्रीन पर भले ही कोई हल्का ऐप चला रहे हो, लेकिन वो बैकग्राउंड ऐप लगातार आपकी बैटरी चूस रहा है। अरे वाह, ये एनालॉजी बहुत सही है। यानी आसान काम करते हुए भी वो डरावना काम हमारी ऊर्जा खींच रहा होता है। एग्जैक्टली। और इसका नतीजा ये होता है कि आसान काम करते हुए भी ना पूरी एकाग्रता नहीं बन पाती, मानसिक ऊर्जा धीरे धीरे कम होती जाती है। और फिर जब उस बड़े काम का टाइम आता है, तब तक तो इंसान पूरी तरह थक चुका होता है। बिल्कुल यही होता है। इसके विपरीत सुबह जब ताजगी और ऊर्जा अपने चरम पर होती है, तब सबसे पहले उस मेंढक का सामना करने से जो राहत मिलती है वो बेजोड़ होती है। वो एक सेंस ऑफ अचीवमेंट जो मिलता है। हाँ, क्योंकि उस एक बड़े काम को पूरा करने पर दिमाग में डोपामाइन का स्राव होता है। ये वो रसायन है जो जीत और खुशी का एहसास कराता है। हाँ, डोपामीन हिट जिसको बोलते हैं। हाँ, और इस स्राव से जो ऊर्जा, आत्मविश्वास और गति मिलती है ना, वो बाकी दिन के सभी कामों को बेहद आसान बना देती है। तब लय या मोमेंटम बनाने की जरूरत नहीं पड़ती, वो पहले से बन चुकी होती है। ये तर्क तो काफी मजबूत है। मतलब दिन की शुरुआत सबसे बड़ी जीत के साथ करनी है। बिल्कुल। लेकिन अब एक व्यवहारिक समस्या सामने आती है। मतलब जब कामों की एक लंबी लिस्ट हो, जहां हर काम ऐसा लगता है मानो वो सबसे जरूरी है, तो ऐसे में अपना असली मेंढक कैसे पहचाना जाए? हाँ, ये कंफ्यूजन बहुत लोगों को होता है। कई बार तो सारे ही काम मेंढक जैसे लगते हैं, समझ ही नहीं आता कौन सा बड़ा है। देखिए, ये भ्रम अक्सर तब होता है जब हम कामों को सिर्फ करने के नजरिए से देखते हैं, न कि उनके परिणामों के नजरिए से। परिणामों के नजरिए से। हाँ, स्रोत में इस भ्रम को दूर करने के लिए ABCDE तकनीक का जिक्र किया गया है। ये प्राथमिकताओं को तय करने का एक बहुत ही तार्किक तरीका है। तो ये तकनीक कैसे काम करती है? काम शुरू करने से पहले ना, हर काम के आगे आपको A, B, C या E लिखना होता है, और ये वर्गीकरण इस बात पर निर्भर करता है कि उस काम को करने या ना करने का आपके भविष्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो अगर परिणामों की बात करें तो ए श्रेणी के काम वो होंगे जिनके परिणाम सबसे ज्यादा गंभीर हो सकते हैं। एकदम सही। A श्रेणी के काम वे हैं जो नितांत आवश्यक हैं। ये आपके असली मेंढक हैं। अगर इन कामों को पूरा न किया गया तो इसके परिणाम बहुत भारी हो सकते हैं। जैसे किसी बड़े प्रोजेक्ट की डेडलाइन मिस करना, जिससे पूरी कंपनी का नुकसान हो जाए। बिल्कुल। और अगर लिस्ट में एक से ज्यादा A काम है तो उन्हें A1, A2, A3 का नाम देकर उनकी गंभीरता के आधार पर क्रमबद्ध किया जाता है। तो A1 वो सबसे बड़ा और सबसे बदसूरत मेंढक है जिसे सबसे पहले खाना है। एग्जैक्टली। A1 आपका सबसे पहला लक्ष्य होना चाहिए। मैं समझ रहा हूँ। तो अगर A काम इतने महत्वपूर्ण है तो ये B काम क्या है? क्या ये वो काम है जो जरूरी तो लगते हैं लेकिन असल में होते नहीं? देखिए, B काम वो हैं जो महत्वपूर्ण हैं, जिन्हें करना चाहिए, लेकिन अगर उन्हें नहीं किया गया तो उसका असर बहुत मामूली होगा। कोई बड़ा नुकसान नहीं होगा। हाँ, शायद कोई थोड़ी देर के लिए असंतुष्ट हो जाए, लेकिन कोई बड़ा संकट खड़ा नहीं होगा। उदाहरण के लिए किसी ऐसे ईमेल का जवाब देना जिसे कुछ घंटों या एक दिन बाद भी दिया जा सकता है। हाँ, वो इंतजार कर सकते हैं। बिल्कुल। और यहाँ इस तकनीक का सबसे बड़ा और कड़ा नियम आता है, B काम को तब तक हाथ नहीं लगाना है जब तक A काम अधूरा है। इस नियम को समझने के लिए ना मुझे सूटकेस पैक करने का उदाहरण बहुत सटीक लगता है। हाँ, वो एनालॉजी बहुत अच्छी है। मतलब मान लीजिए किसी लंबी यात्रा के लिए सूटकेस पैक करना है। अगर सूटकेस में पहले छोटे छोटे मोजे, रुमाल और टी-शर्ट्स भर दिए जाएं, तो अंत में जो भारी और बहुत जरूरी विंटर जैकेट है उसके लिए जगह ही नहीं बचेगी। बिल्कुल, जगह खत्म हो जाएगी। यहाँ A काम वे भारी जैकेट हैं जिन्हें सबसे पहले सूटकेस में रखना अनिवार्य है, और B काम वे छोटे कपड़े हैं। लेकिन अक्सर लोग पहले मोजे पैक करने लगते हैं क्योंकि वो आसान लगता है। ये एनालॉजी स्थिति को बहुत स्पष्ट रूप से दर्शाती है। और समस्या सिर्फ B कामों तक सीमित नहीं है, लिस्ट में C काम भी होते हैं। अच्छा, तो ये C काम कौन से होते हैं? C वे काम है जिन्हें करना अच्छा लगता है, आनंददायक होता है, जैसे किसी सहकर्मी के साथ कॉफी पीते हुए किसी नए विचार पर चर्चा करना या अपनी डेस्क को सजाना। मतलब जिनका कोई रियल इम्पैक्ट नहीं है। हाँ, इन कामों का असल काम के परिणाम पर
कोई सकारात्मक या नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ता। तो तर्क के हिसाब से अगर ए, बी और सी तय हो गए तो डी का मतलब डेलीगेट करना होना चाहिए और ई का मतलब एलिमिनेट करना। क्या मैं सही सोच रहा हूँ? बिल्कुल सही निष्कर्ष निकाला आपने। डी यानी वो काम जो किसी और को सौंपे जा सकते हैं। हर वो काम जो कोई दूसरा व्यक्ति कर सकता है उसे डेलीगेट कर देना चाहिए, ताकि हम अपने ए कामों के लिए ज्यादा से ज्यादा समय और ऊर्जा बचा सकें। एग्जैक्टली। और ई का मतलब है वे काम जिन्हें पूरी तरह से लिस्ट से बाहर निकाला जा सकता है। मतलब उन्हें करने की कोई जरूरत ही नहीं है। हाँ, ये अक्सर वे काम होते हैं जो कभी किसी समय में जरूरी हुआ करते थे लेकिन अब प्रासंगिक नहीं रहे, फिर भी सिर्फ एक आदत बन जाने के कारण उन्हें रोज किया जा रहा है। ये वर्गीकरण तो बहुत स्पष्टता लाता है, लेकिन एक बात जो मुझे बहुत हैरान करती है वो ये है कि जब भी लोग काम के बोझ से दबे होने की शिकायत करते हैं ना, हाँ, तो अक्सर वे सी या ई श्रेणी के कामों में उलझे होते हैं। वे सारा दिन व्यस्त दिखते हैं, थक भी जाते हैं, लेकिन शाम को महसूस होता है कि कुछ भी हासिल नहीं हुआ। बिल्कुल सही कहा आपने। अगर हम अपनी वो सूटकेस वाली एनालॉजी पर वापस जाएं, तो ये ऐसा है जैसे कोई दिन भर सिर्फ मोजे और रुमाल ही पैक कर रहा हो और सोच रहा हो कि उसने बहुत बड़ी पैकिंग कर ली है। हाँ, और यही वो बिंदु है जहाँ ये चर्चा न सिर्फ कामों को छांटने से आगे बढ़कर उनके वास्तविक प्रभाव को समझने की ओर मुड़ती है। इम्पैक्ट समझना जरूरी है। बिल्कुल। अगर कामों को ABC में बांट भी लिया जाए तब भी एक गणितीय सच्चाई सामने आती है। स्रोत में ब्रायन ट्रेसी एक बहुत ही प्रसिद्ध आर्थिक सिद्धांत का जिक्र करते हैं, 80-20 का नियम, जिसे पैरेटो सिद्धांत भी कहा जाता है। अरे हाँ, पैरेटो प्रिंसिपल, ये तो बहुत मशहूर है। हाँ, ये नियम बताता है कि कुल कामों का केवल 20% हिस्सा ही 80% परिणाम या वैल्यू देता है। यहाँ पर ना बात बहुत दिलचस्प हो जाती है। इसका मतलब है कि अगर किसी के पास दिन भर में 10 काम हैं, तो उनमें से केवल 2 काम ऐसे होंगे जो बाकी के 8 कामों से कहीं ज्यादा मायने रखते हैं। एग्जैक्टली, वो 2 काम ही सबसे अहम है। और अगर कोई उन 8 कामों को दिन भर में पूरा कर भी ले, तब भी वो केवल 20% ही प्रगति कर पाएगा। और यही इस नियम की सबसे बड़ी ताकत और सबसे बड़ी चेतावनी है। जो लोग दिन भर व्यस्त रहते हैं पर सफल नहीं हो पाते, वे अक्सर उस 80% वाले हिस्से में उलझे रहते हैं जिसका प्रभाव न के बराबर है। ऐसा क्यों होता है? मतलब हम उसी में क्यों उलझते हैं? क्योंकि हमारा दिमाग स्वाभाविक रूप से तुरंत मिलने वाली संतुष्टि, जिसे इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन कहते हैं, उसकी तलाश में रहता है। हाँ, वो चेकलिस्ट पर टिक करने वाला मजा। बिल्कुल। एक छोटे और आसान काम को पूरा करके लिस्ट में उस पर टिक लगाने से एक झूठा एहसास होता है कि हम बहुत प्रोडक्टिव हैं। लेकिन सफलता इस बात से नहीं मापी जाती कि कितने सारे काम किए गए, बल्कि इस बात से मापी जाती है कि किन कामों को किया गया। मतलब क्वालिटी ओवर क्वांटिटी। हाँ, वे टॉप 2 काम ही असल ए काम होते हैं और सारा खेल उन्हें पहचानने और उन पर ध्यान केंद्रित करने का है। ये बहुत ही आंखें खोलने वाला है। मतलब व्यस्त दिखना और असल में प्रोडक्टिव होना, ये दोनों बिल्कुल विपरीत दिशाएं हो सकती हैं। बिल्कुल हो सकती हैं। तो चलिए मान लेते हैं कि हमने अपना 80-20 नियम लगा लिया। हमने अपने 10 कामों की लिस्ट में से उन 2 सबसे बड़े कामों को, यानी अपने A1 मेंढकों को पहचान लिया। ठीक है। लेकिन जब उस काम को करने की बारी आती है तो एक नई मनोवैज्ञानिक बाधा खड़ी हो जाती है। वो काम इतना बड़ा, इतना जटिल और डरावना लगता है कि समझ ही नहीं आता कि उसकी शुरुआत कहाँ से की जाए। हाँ, वो एक पहाड़ की तरह लगने लगता है। एग्जैक्टली। वो सामने खड़े एक विशाल पहाड़ जैसा लगता है और उसे देखकर हिम्मत जवाब दे जाती है। देखिए, ये एक बहुत ही स्वाभाविक मानवीय प्रतिक्रिया है। जब दिमाग किसी काम को बहुत बड़ा और अनिश्चित दिखता है तो वो उसे एक खतरे के रूप में प्रोसेस करता है। खतरे के रूप में? मतलब हमारा दिमाग डर जाता है। हाँ, दिमाग का वो हिस्सा जो हमें खतरों से बचाता है तुरंत सक्रिय हो जाता है और हमें उस काम से दूर भागने यानी टालमटोल करने के लिए प्रेरित करता है। अरे वाह, ये तो पूरा बायोलॉजिकल है। इस डर और इस जड़ता को तोड़ने के लिए स्रोत में एक बहुत ही व्यवहारिक और प्रभावी तकनीक का उल्लेख है जिसे सलामी स्लाइस तकनीक कहते हैं। सलामी स्लाइस, ये नाम सुनते ही दिमाग में तुरंत एक छवि बनती है। हाँ, वो खाने वाली सलामी। हाँ, अगर इसे थोड़ा व्यवहारिक रूप में सोचें, मान लीजिए किसी को पूरे साल का एक बहुत बड़ा रिपोर्ट तैयार करना है
या 50 स्लाइड की एक प्रेजेंटेशन बनानी है। बहुत बड़ा काम है। तो ये पूरा काम एक पूरी सलामी की तरह है, जिसे एक बार में नहीं निकला जा सकता। बिल्कुल। अगर कोई एक बार में पूरी सलामी खाने की कोशिश करेगा तो वो घबरा जाएगा, चोक कर जाएगा। लेकिन उसे खाने का एक सरल तरीका है, उसे छोटे छोटे बहुत ही पतले टुकड़ों या स्लाइस में काटना। और एक बार में सिर्फ एक स्लाइस पर ध्यान देना। एग्जैक्टली। बड़े और डरावने कामों के साथ ठीक यही रणनीति अपनानी होती है। काम के विशाल आकार को देखने के बजाय उसे छोटे छोटे और प्रबंधनीय कदमों में बांट लेना चाहिए। तो अगर हम उस 50 स्लाइड वाली प्रेजेंटेशन का उदाहरण लें, तो पहला स्लाइस ये नहीं है कि मुझे प्रेजेंटेशन बनानी है। नहीं, बिल्कुल नहीं। वो तो बहुत बड़ा हो गया। पहला स्लाइस हो सकता है मुझे सिर्फ एक नया डॉक्यूमेंट खोलना है और उसका टाइटल लिखना है, बस इतना ही। एकदम सटीक। और इसके पीछे ना बहुत गहरा मनोविज्ञान काम कर रहा है। वो कैसे? जब कोई बस वो एक छोटा सा काम यानी एक स्लाइस पूरा करता है तो दिमाग को एक संकेत मिलता है कि काम शुरू हो गया है और एक छोटी सी जीत हासिल हो गई है। एक सेंस ऑफ मोमेंटम। हाँ, ये छोटी सी जीत एक आंतरिक प्रेरणा पैदा करती है। दिमाग में अधूरे काम को पूरा करने की एक स्वाभाविक इच्छा जागृत होती है, जिसे ज़िगार्निक इफेक्ट भी कहते हैं। अच्छा, मतलब एक बार शुरू कर दिया तो खत्म करने का मन करता है। बिल्कुल। एक स्लाइस खत्म होते ही अगला स्लाइस काटने की ऊर्जा अपने आप मिल जाती है। हाँ, से कहते हैं कि आज बहुत काम है, मैं सिर्फ एक ही एपिसोड देखूंगा। हाँ, और फिर क्या होता है? वो एक एपिसोड हमारा पहला स्लाइस होता है, लेकिन जैसे ही वो खत्म होता है, स्क्रीन पर अगले एपिसोड का काउंटडाउन शुरू हो जाता है, सस्पेंस बना होता है। और आप बिना सोचे दूसरा एपिसोड चला देते हैं। एग्जैक्टली। बिना किसी अतिरिक्त प्रयास के हम दूसरा और फिर तीसरा एपिसोड देखने के लिए अपने आप प्रेरित हो जाते हैं। शुरुआत करने की जो बाधा थी वो पहले एपिसोड के साथ ही टूट जाती है। ये एनालॉजी इस स्थिति पर पूरी तरह फिट बैठती है। सबसे मुश्किल हिस्सा हमेशा शुरुआत करना होता है। एक बार जब शुरुआत हो जाती है तो गति खुद ब खुद काम को आगे ले जाती है। बिल्कुल। लेकिन यहाँ एक और चुनौती है जिस पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। गति तो बन गई, लेकिन अगर वो गति बार बार किसी बाहरी कारण से टूटने लगे तो क्या होगा? हाँ, ये एक बहुत ही व्यावहारिक समस्या है। मतलब मान लीजिए पहला स्लाइस काट लिया, उत्साह के साथ काम शुरू कर दिया, और फिर? और तभी याद आता है कि जिस रिपोर्ट के आंकड़े चाहिए वो तो किसी दूसरे फोल्डर में है, या टेबल पर कोई पेन नहीं मिल रहा है, काम छोड़कर उठना पड़ता है, चीजें ढूंढनी पड़ती हैं। हाँ, और फोकस टूट जाता है। और जब वापस लौटते हैं तो वो फ्लो या वो लय पूरी तरह टूट चुकी होती है। और यही कारण है कि स्रोत का एक और अत्यंत महत्वपूर्ण सिद्धांत है, जिसे क्लीन डेस्क पॉलिसी या काम शुरू करने से पहले की जाने वाली संपूर्ण तैयारी कहते हैं। तो ये सिर्फ साफ सफाई के बारे में नहीं है? नहीं, ये केवल साफ सफाई का मुद्दा नहीं है। ये सीधे तौर पर फोकस और एकाग्रता से जुड़ा हुआ है। जब काम शुरू करने बैठना हो तो उससे पहले हर वो चीज, डेटा फाइलें, पेन, नोट्स टेबल पर मौजूद होनी चाहिए जिसकी आवश्यकता उस काम के दौरान पड़ सकती है। मतलब ये एक सर्जन की तरह तैयारी करने जैसा है। हाँ, बिल्कुल वैसा ही। जब कोई सर्जन ऑपरेशन थिएटर में जाता है तो उसे बीच में जाकर कोई औजार नहीं ढूंढना पड़ता। सब कुछ पहले से उसकी पहुंच में होता है, ताकि उसका पूरा ध्यान सिर्फ और सिर्फ अपने सामने मौजूद काम पर है। अगर हम इसे एक बड़े परिप्रेक्ष्य में देखें तो ये बहुत ही प्रभावशाली तुलना है। जब इंसान के आसपास का वातावरण अव्यवस्थित होता है ना, तो उसका सीधा असर उसके मानसिक वातावरण पर पड़ता है। अव्यवस्था ध्यान भटकाती है। क्लटर्ड डेस्क मतलब क्लटर्ड माइंड। एग्जैक्टली। और शोध बताते हैं कि अगर किसी काम के बीच में ध्यान भटक जाए या उठकर जाना पड़े तो वापस उसी गहरी एकाग्रता की स्थिति में लौटने में दिमाग को औसतन 20 से 25 मिनट का समय लग जाता है। बाप रे, ये तो बहुत ही चौंकाने वाला आंकड़ा है। हाँ, ये सच है। इसका मतलब है कि अगर कोई सिर्फ एक फाइल ढूंढने के लिए 2 मिनट के लिए अपनी डेस्क से उठता है तो असल में वो सिर्फ 2 मिनट नहीं बल्कि अपनी एकाग्रता के 25 मिनट बर्बाद कर रहा है। बिल्कुल। इसीलिए जब मेज बिल्कुल साफ होती है और सामने सिर्फ वो एक काम और उससे जुड़ी सामग्री होती है तो दिमाग के पास ध्यान भटकाने का कोई विकल्प ही नहीं बचता। उसे उस काम पर फोकस करना ही पड़ता है। हाँ, उसे फोकस करना ही पड़ता है। तो अगर हम इस पूरी बात को समझें तो एक बहुत ही स्पष्ट संदेश उभर कर आता है। हम अक्सर ये शिकायत करते हैं कि समय बहुत कम है, लेकिन स्रोत के अनुसार असली समस्या समय की कमी नहीं है। तो असली समस्या क्या है? असली समस्या
फोकस की कमी और स्पष्टता की कमी है। ये वाकई एक बहुत ही शक्तिशाली और विचारोत्तेजक निष्कर्ष है। समय की नहीं, फोकस की कमी है। अगर हम आज की इस पूरी गहन चर्चा के पन्नों को एक साथ समेटें तो एक बहुत ही स्पष्ट मार्गदर्शिका सामने आती है। हाँ, बिल्कुल। हमने ये समझा कि दिन का सबसे मुश्किल काम, हमारा सबसे बड़ा मेंढक, हमारी ऊर्जा को तब तक चूसता रहता है जब तक हम उसका सामना नहीं करते। सही बात है। कि बस कुछ ही काम हैं जो असल में जीवन को आगे बढ़ाते हैं। और बाकी सब सिर्फ शोर है। हाँ, और जब वो काम पहाड़ जैसा लगे तो सलामी स्लाइस तकनीक उसे छोटे कदमों में बदल देती है और एक साफ डेस्क उस पे हमारा पूरा ध्यान केंद्रित रखती है। और देखिए, ये केवल सिद्धांतों या किताबों तक सीमित नहीं है। इस स्रोत की सफलता इस बात में है कि इसे दुनिया भर में लोगों ने अपने दैनिक जीवन में उतारा है। प्रैक्टिकल एप्लीकेशन बहुत है इसका। हाँ, लोग सुबह उठकर अपना सबसे कठिन काम पूरा करते हैं और एक समुदाय के रूप में जश्न मनाते हुए कमेंट्स में लिखते हैं फ्रॉग ईटन, यानी मेंढक खा लिया गया। अरे वाह, ये तो बहुत मोटिवेटिंग है। ये मात्र एक वाक्य नहीं है, ये उस मानसिक आजादी और संतोष का प्रतीक है जो दिन की शुरुआत एक बड़ी जीत के साथ करने पर मिलता है। तो इस सब का असल में क्या मतलब है? हम अक्सर जब प्रोडक्टिविटी या कार्यकुशलता की बात करते हैं तो हमारा दिमाग सीधे ऑफिस के कामों, असाइनमेंट्स या एक्सेल शीट की तरफ चला जाता है। हाँ, हम उसे सिर्फ काम से जोड़ते हैं। लेकिन जरा एक कदम पीछे हटकर सोचिए, क्या हमारा मेंढक हमेशा कोई पेशेवर काम ही होता है? ये एक बहुत अच्छा सवाल है। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि कोई बहुत ही मुश्किल बातचीत जो किसी दोस्त या परिवार के सदस्य के साथ हफ्तों से टल रही हो, हाँ, ऐसा बिल्कुल हो सकता है। कोई ऐसी माफी जो लंबे समय से पेंडिंग हो और दिल पर एक भारी बोझ बनी हो, या जीवन का कोई बड़ा फैसला जैसे करियर बदलना या कोई ऐसा कदम उठाना जिसे लेने से अंदर ही अंदर बहुत डर लग रहा हो, क्या वही हमारा असली और सबसे बड़ा मेंढक नहीं हो सकता? देखिए, ये एक बहुत ही गहरा और मानवीय दृष्टिकोण है। असल में हमारे भावनात्मक और व्यक्तिगत जीवन के मेंढक अक्सर हमारे पेशेवर जीवन के मेंढकों से कहीं अधिक भारी और थका देने वाले होते हैं। सही बात है, वो दिमाग में ज्यादा शोर करते हैं। उन्हें टालने से जो मानसिक और भावनात्मक ऊर्जा रोजाना खर्च होती है, उसकी कोई भरपाई नहीं है। बिल्कुल। जरा कल्पना कीजिए, अगर कल सुबह उठकर सबसे पहले उस ऑफिस वाले प्रोजेक्ट का नहीं बल्कि उस मानसिक और भावनात्मक मेंढक का सामना कर लिया जाए। तो कितनी शांति मिलेगी। हाँ, अगर वो फोन कॉल जो हफ्तों से टाली जा रही है कल सुबह सबसे पहले कर ली जाए, तो बाकी की जिंदगी, बाकी का पूरा दिन कितना हल्का, स्पष्ट और आसान हो सकता है। बहुत बड़ा बदलाव आ सकता है इससे। इसी गहरे विचार के साथ हम आज की इस चर्चा को यहीं विराम देते हैं। अपने जीवन के उस सबसे मुश्किल मेंढक को पहचानिए और उसे खत्म कर डालिए।